आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य पर बात करने वाले हैं जिसने दशकों से विज्ञान और चिकित्सा जगत की नींद उड़ा रखी है। जरा 1 अप्रैल 2026 के दिन की कल्पना कीजिए। अर्जेंटीना के उशुआया शहर से एक बेहद शानदार क्रूज जहाज अंटार्कटिका की ओर निकलता है। 23 अलग-अलग देशों के लोग, एकदम परफेक्ट छुट्टियां, पार्टी, मस्ती, सब कुछ था वहां। लेकिन किसी को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि समुद्र के बीचों बीच ये लग्जरी ट्रिप बहुत जल्द एक खौफनाक मौत के खेल में बदलने वाली है। एक ऐसा वायरस जो इस जहाज पर खामोशी से अपना शिकार ढूंढ चुका था, और देखते ही देखते उसने इस पूरे जहाज को एक तैरते हुए कब्रिस्तान यानी घोस्ट शिप में तब्दील कर दिया। अब इस घटना की रफ्तार देखिए। 1 अप्रैल को जहाज निकला और फिर 11 अप्रैल को ही पहले यात्री की मौत हो गई। ये एक 70 वर्षीय डच यात्री थे जिन्हें पहले बस हल्का बुखार और सिरदर्द हुआ था। लगा कि कोई आम बीमारी है, लेकिन कुछ ही दिनों में सांस लेना इतना मुश्किल हो गया कि जान ही चली गई। शुरुआत में तो सबको लगा कि ये एक दुखद हादसा है, लेकिन जब 24 अप्रैल को जहाज किनारे लगा तो उस यात्री की पत्नी भी ठीक वैसे ही लक्षणों के साथ एयरपोर्ट पर गिर गई और उसकी भी मौत हो गई। फिर क्या था, जहाज के बाकी यात्री भी एक एक करके बीमार पड़ने लगे। 2 मई आते आते WHO को इस रहस्यमयी आउटब्रेक की भनक लग चुकी थी। पूरी दुनिया के स्वास्थ्य अधिकारी हैरान थे, क्योंकि साफ था ये कोई आम फ्लू नहीं था। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में चलते हैं। जब टेस्ट के नतीजे सामने आए तो डायग्नोसिस था हंता वायरस, मतलब एक ऐसा नाम जिसने रातों रात मेडिकल कम्युनिटी में खलबली मचा दी। देखिए, ये वायरस कोई नया नहीं है, लेकिन बीच समुद्र में एक लग्जरी जहाज पर इसका इस तरह से फटना, ये किसी ने नहीं सोचा था। न्यूज़ चैनल्स पर बस इसी जहाज की चर्चा थी, और कोई भी देश इस संक्रमित जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाज़त नहीं दे रहा था। इस खौफ की सबसे बड़ी वजह क्या थी? 50%। जी हाँ, 50%। हंता वायरस से संक्रमित होने पर मृत्यु दर इतनी अधिक हो सकती है। मतलब संक्रमित होने वाले आधे लोगों की जान जा सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि 70 सालों से इस वायरस के बारे में पता होने के बावजूद आज तक इसका कोई भी प्रमाणित टीका या इलाज मौजूद नहीं है। अगर कोई इसकी चपेट में आता है तो डॉक्टर्स बस सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। असली जंग तो मरीज के अपने इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। अब देखिए कि ये वायरस शरीर के साथ करता क्या है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसके 2 भयानक रूप हैं। एशिया और यूरोप में ये HFRS नाम की बीमारी का कारण बनता है। इसमें क्या होता है, इंसान की किडनी काम करना बंद कर देती है और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में खून बहने लगता है। खतरनाक है ना? वहीं दूसरी ओर अमेरिका में ये HPS नाम की बीमारी फैलाता है। इसमें फेफड़ों के अंदर इतनी तेजी से तरल पदार्थ यानी फ्लूइड भर जाता है कि इंसान का दम घुटने लगता है। उस क्रूज जहाज पर मौजूद लोगों के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। वे आक्षरिक अर्थ में अपने ही फेफड़ों में भरे पानी से डूब रहे थे। अब जाहिर सी बात है, दिमाग में ये सवाल उठता है कि आखिर इस जानलेवा वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई। इस क्रूज जहाज पर मचे हाहाकार को पूरी तरह समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। विज्ञान ने पहली बार इस अनदेखे दुश्मन को कैसे पहचाना? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे जुड़ती है। हंटा वायरस का पूरा इतिहास मुख्य रूप से 3 बड़े ऐतिहासिक आउटब्रेक पर टिका है, और हर एक आउटब्रेक ने हमें इस वायरस के काम करने के तरीके के बारे में एक नया सुराग दिया। 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध से लेकर 1993 में नवाजो नेशन और फिर 1996 में अर्जेंटीना के म्यूटेशन तक, ये सफ़र काफ़ी दिलचस्प और डराने वाला रहा है। तो कहानी शुरू होती है 1950s के दशक में, कोरियाई युद्ध के दौरान, जब अमेरिकी सैनिक दक्षिण कोरिया में लड़ रहे थे। तब अचानक 3000 से अधिक सैनिक एक अजीब सी बीमारी की चपेट में आ गए। तेज़ बुखार, सिर दर्द और फिर किडनियां फेल होना। करीब 15% सैनिकों की मौत हो गई। उस वक्त तो लगा कि शायद दुश्मनों ने कोई जैविक हथियार इस्तेमाल किया है, लेकिन इस पहेली को सुलझने में पूरे 30 साल लग गए। तब जाकर पता चला कि ये बीमारी चूहों में पाए जाने वाले एक वायरस से हो रही थी, और क्योंकि ये हंटान नदी के पास मिला था, इसलिए इसका नाम पड़ गया हंटा वायरस। लेकिन इस वायरस ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया 1993 में, अमेरिका के नवाजो नेशन में, और यहाँ मृत्यु दर थी 75%। जी हाँ, 75%। मतलब हर 4 में से 3 संक्रमित लोगों की मौत। वैज्ञानिक पूरी तरह से चकरा गए थे, क्योंकि इस बार शिकार कोई कमजोर या बुजुर्ग लोग नहीं थे। मरने वाले बिल्कुल युवा और स्वस्थ थे। आज इंसान एकदम ठीक है और अगले दिन फेफड़ों में पानी भर गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है।
इस 1993 के आउटब्रेक का रहस्य तब सुलझा जब स्थानीय नवाजो जनजाति के बुजुर्गों ने अपने पारंपरिक ज्ञान से एक अहम सुराग दिया। उनकी पुरानी कहानियों में ये दर्ज था कि जब भी मौसम में बड़ा बदलाव होता है, भारी बारिश होती है, तो पिनियन पाइन नट की फसल बेतहाशा बढ़ जाती है। और 1992 के अल नीनो मौसम के कारण बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। खाने को इतना कुछ मिला तो चूहों की आबादी में मानो विस्फोट हो गया। और चूहों की इसी बेतहाशा बढ़ती आबादी के कारण ये वायरस तेजी से इंसानों तक पहुंच गया। पर्यावरण, मौसम और वायरस का ऐसा सीधा कनेक्शन पहली बार दुनिया के सामने था। और एक बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये वायरस सिर्फ अमेरिका या कोरिया तक सीमित है। इसकी वैश्विक पहुंच देखिए। 2005 से 2008 के बीच भारत के वेल्लोर में एक स्टडी हुई। वहां 28 पुष्ट मामले सामने आए, मुख्य रूप से उन मजदूरों और इरोला जनजाति के लोगों में जो चूहे पकड़ने का काम करते थे। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जिन लोगों का परीक्षण किया गया, उनमें से 4% लोगों के अंदर इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज पाई गईं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये वायरस दशकों से खामोशी से दुनिया भर में इंसानों को संक्रमित कर रहा है, बस हमें इसकी भनक नहीं थी। अब वापस आते हैं अपने 2026 के क्रूज जहाज पर। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। विज्ञान जगत तो सालों से यही मानता था कि हंटा वायरस केवल चूहों के मल मूत्रों से इंसानों में फैलता है, इंसान से इंसान में नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो जहाज पर ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैला? जहाज पर तो चूहों की कोई फौज नहीं थी, फिर ये संक्रमण जंगल की आग की तरह कैसे फैल गया? अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है एंडीज वायरस। देखिए, वायरस कभी एक जैसे नहीं रहते, वो म्यूटेट करते हैं, अपना रूप बदलते हैं। 1996 में अर्जेंटीना में इसी का एक नया स्ट्रेन मिला, एंडीज वायरस, और ये पूरी हंता वायरस फैमिली का इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जिसमें इंसान से इंसान में फैलने की अनूठी क्षमता है। और तो और, कुछ लोग सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं जो अकेले ही कई लोगों को संक्रमित कर दें। तो क्रूज जहाज पर तबाही मचाने वाला कोई और नहीं, बल्कि यही एंडी स्ट्रेन था। सारे सुरागों को मिला दें तो लैंडफिल का सुराग पूरी तस्वीर साफ कर देता है। मार्च 2026 में यात्रा शुरू होने से ठीक पहले वो डच कपल उशवाया के एक लैंडफिल यानी कचरा डंप करने वाली जगह पर पक्षी देखने गया था, और वो जगह चूहों से भरी पड़ी थी। बस वहीं से ये वायरस इंसान में आया। 1 अप्रैल को कपल जहाज पर सवार हुआ और फिर 11 अप्रैल को मौत। अपनी बीमारी के शुरुआती दौर में ही उन्होंने अनजाने में इस एंडी स्ट्रेन को जहाज के बाकी यात्रियों में फैला दिया। मिस्ट्री सॉल्व्ड। इन सब बातों को सुनकर मन में एक डर पैदा होना बहुत स्वाभाविक है। क्या ये अगली वैश्विक महामारी बन जाएगा? मतलब कोई इलाज नहीं, 50% मृत्यु दर और ऊपर से इंसान में फैलने की क्षमता। कोविड के बाद ये सब सुनना किसी डरावने सपने जैसा लगता है। तो क्या हमें एक और बड़े लॉकडाउन के लिए तैयार रहना चाहिए? तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। महामारी की संभावना बहुत कम है। WHO ने भी इसे लो ग्लोबल रिस्क माना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कोविड या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। इसे फैलने के लिए बहुत ही करीबी और लंबे शारीरिक संपर्क की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसकी ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ 1 दिन की होती है। मतलब कोई व्यक्ति संक्रमित होने के शुरुआती 1 या 2 दिन ही इसे दूसरों तक फैला सकता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम आंखें बंद करके बैठ जाएं। अल नीनो का खतरा अभी भी एक बड़ी चुनौती है। एक बड़ा मौसमी बदलाव खतरनाक क्षेत्रीय आउटब्रेक का कारण बन सकता है। जब भी मौसम में भारी बदलाव होगा, चूहों की आबादी बढ़ेगी और तब किसी खास इलाके या क्षेत्र में इसका भयंकर आउटब्रेक हो सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं, इसकी मृत्यु दर कितनी खतरनाक है। तो ऐसे में हमारे पास क्या विकल्प बचता है? बचाव के तरीके। जब विज्ञान के पास कोई पक्की दवा या वैक्सीन नहीं है, तो बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है। चूहों को रोकने के लिए घरों और गोदामों के दरारें पूरी तरह बंद करें। अगर किसी धूल भरी या बंद पड़ी जगह की सफाई कर रहे हैं, तो N95 मास्क और दस्ताने जरूर पहनें, क्योंकि चूहों का सूखा हुआ मल हवा में उड़ सकता है। और सबसे जरूरी बात, भोजन और कचरे की साफ सफाई का सख्ती से पालन करें, ताकि चूहे आसपास आएं ही नहीं। एक बहुत ही सटीक बात कही गई है। बिना वैक्सीन या इलाज के जागरूकता और बचाव ही सबसे बेहतरीन हथियार है। आज की इस चर्चा से हमें यही समझ आता है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों को हल्के में नहीं ले सकते। वो क्रूज जहाज वाली घटना कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। जब तक इस 70 साल पुरानी पहेली का कोई पक्का इलाज नहीं मिल जाता, तब तक सतर्क रहना ही एकमात्र उपाय है। क्या हम प्रकृति की इन अदृश्य चुनौतियों के लिए वाकई तैयार हैं? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।